नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सत्येंद्र नाथ पांडे आपका स्वागत करता हूं। एक समय था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान करीब 25% का होता था। वो जो समय था जब हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, उस सोने की चिड़िया के पीछे जो तर्क था, उस तर्क को एक अंग्रेज इतिहासकार, जो आर्थिक इतिहासकार हैं, एंगस मेडिसन नाम के आर्थिक इतिहासकार, उन्होंने बोला है कि जो भारत की उस समय जो भारत की सोने की चिड़िया हुआ करती थी, वो अपने आर्थिक ताकत के बल पे हुआ करती थी। और वो आर्थिक ताकत व्यापार के बल पे होता था। भारत का व्यापार इतना बड़ा था। भारत से मसालों का व्यापार होता था, कमोडिटीज़ का व्यापार होता था, ढाका का मलमल आपने सुना होगा, उसका व्यापार होता था। और कुटीर उद्योगों से भारत भरा पड़ा था। फिर धीरे धीरे ये कुटीर उद्योग खत्म होते चले गए। आज के संदर्भ में अगर हम उन कुटीर उद्योगों को देखें तो जो परिभाषा है वो एमएसएमईज की परिभाषा के अंतर्गत वो कुटीर उद्योग आते हैं। माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम। आज भारत ने ये जो खबर एक दबकर रह गई है, जो अभी वहाँ पर एआई समिट चल रहा है, उस एआई समिट में लोग इतने मशगूल हैं कि इस खबर पर बहुत चर्चा नहीं हो रही है। भारत ने 2 देशों के साथ डील साइन की है। एक लॉन्ग अवेटेड डील थी जो अभी साइन तो नहीं हुई है, पर ड्राफ्ट तैयार है, जो यूएस के साथ थी, है, जो मार्च में साइन हो जाएगी। और दूसरी जो यूरोपियन यूनियन के साथ है। इन दोनों डील को जब हम मिला देते हैं तो भारत का दुनिया के 60% जीडीपी के मार्केट में भारत की एक्सेस हो जाती है। और अगर ये यूरोपियन यूनियन और यूएस को, दोनों को अगर आप जोड़ लेंगे तो दोनों की जो इकोनॉमी है, दोनों की इकोनॉमी मिल के करीब करीब 60 to 65 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो जाती है। भारत को ये एक्सेस तो मिल गई, सरकार की बड़ी उपलब्धि है, लेकिन क्या इतना काफ़ी है? अगर हमें इन देशों के साथ व्यापार करना है तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमें उनके लिए कॉम्पिटिटिव न केवल रेट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे, बल्कि जो क्वालिटी है, मतलब गुणवत्ता भी ऐसी होनी चाहिए जो बाकी देशों के साथ हम compete कर सकें। हमारे देश में बड़े बड़े उद्योग हैं, बड़े बड़े कारपोरेट घराने हैं, उनके बारे में बताने की बहुत आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमारे देश में जो रोजगार है, जो आम आदमी है, वो आम आदमी इन कारपोरेट घरानों से नहीं चलता है। इन कारपोरेट घरानों ने वेल्थ क्रिएशन किया है, नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है, और उनका सम्मान किया जाना चाहिए, उसका मैं सम्मान करता हूँ। लेकिन वो बहुत एक छोटे तबके तक उनका एक्सेस है। वो लोग कुछ लोगों तक, 1-2 लाख लोगों को नौकरियां प्रोवाइड कराते हैं, 1-2 लाख लोगों को रोजगार प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस है, वो हमारे देश को करीब 55% लोगों को रोजगार प्रदान करता है, और हमारी इकोनॉमी में 45% का उनका कंट्रीब्यूशन होता है। आप देख रहे हैं एआई की बात की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि रोजगार खत्म हो जाएंगे। मैंने एक वीडियो इस एआई के ऊपर भी बनाया हुआ है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। एआई आने से रोजगार खत्म नहीं होंगे, बल्कि रोजगार बढ़ेंगे। जरूरत क्या है कि उसके हिसाब से हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। जो बड़ी कंपनीज हैं वो तो इस
चुनौती को समझने लगी हैं। और आपने देखा होगा इन्फोसिस ने, टीसीएस ने और भी बहुत सारी आईटी कंपनीज ने, जो एआई की कंपनीज हैं, एंथ्रोपिक, और एंथ्रोपिक का तो इन्फोसिस के साथ ही करार हुआ है, बाकी और भी कंपनीज हैं जिन्होंने टीसीएस के साथ, रिलायंस भी एआई पर बहुत सारा काम कर रहा है। तो इन लोगों ने तो अपने आप को उसके हिसाब से ढालना शुरू कर दिया। हालांकि इन्होंने भी काफ़ी देरी की, इतनी देरी नहीं होनी चाहिए थी। जो 2015 में एआई पर काम शुरू हुआ था पूरे विश्व में, भारत में अब हम 2026 में उसके बारे में सोचने लगे हैं। निश्चित रूप से हमारे लिए एक समस्या की बात है, लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन ज़रूरत क्या है? ज़रूरत यह है कि इस एआई के रिवॉल्यूशन को जन जन तक पहुंचाना होगा, और ये जन जन तक पहुंचाने का कार्य स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस के माध्यम से ही हो सकता है। अगर इन स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लोगों को एआई के मामले में ट्रेन किया जाए, जिस तरीके से कौशल विकास केंद्र और ये सब सारी चीज़ें जो चल रही हैं वो किया जाए, तो एक बड़ा रिवॉल्यूशन हो सकता है। और हमारे देश के जो भी उत्पाद हैं वो कम्पिटिटिव रेट्स में यूरोपियन यूनियन और यूएस को जा सकते हैं। आप देखिए कि जिस एआई की बात की जा रही है, उस एआई के लिए पावर की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होगी। आज भारत से 1.5 गुना ज़्यादा पावर का प्रोडक्शन चाइना करता है। भारत में अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है, बल्कि ये जो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं, जो एआई के आने से ये अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं, इन पे हमें सोचना होगा और इनको हमें ग्रैब्स करना होगा। हमें कॉलेजेस में, हमें यूनिवर्सिटीज़ में, हमें जन जन तक ऐसे इंस्टीट्यूट खोलने पड़ेंगे, ताकि खास करके स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस को वो ट्रेन कर सकें, उनके लोगों को इसके अनुकूल बना सकें, ताकि वो अपनी इकोनॉमी में योगदान दे सकें। हमारे लिए रास्ते खुल गए। हम आज यूरोपियन यूनियन और यूएस के साथ इतनी बड़ी डील तो कर ली है हमने, इतनी बड़ी डील हमारी, इतना बड़ा एक्सेस हमको मिल चुका है। लेकिन आर्थिक ताकत बनने के लिए, सही मायने में आर्थिक ताकत बनने के लिए, हमें अपने आप को उनके अनुरूप इक्विप करना पड़ेगा। आप तुलना करिए कि एक समय था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, और भारत की पूरे विश्व की इकोनॉमी में 25% का योगदान, मतलब 1/4 हिस्सा भारत का हुआ करता था। आज हम विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, और जो पहली अर्थव्यवस्था है यूएस की अर्थव्यवस्था, वो हमसे 10 गुना बड़ी है। वो $35 ट्रिलियन की है और हम केवल $3.5 ट्रिलियन के। दूसरे नंबर की जो अर्थव्यवस्था है वो भी हमसे काफ़ी बड़ी है, चाइना की अर्थव्यवस्था। और हम ये बोल सकते हैं कि हम अब तीसरे नंबर की बन जाएंगे, चौथे नंबर के हैं, पर ये कहने के लिए काफ़ी है, ये बताने के लिए काफ़ी है। हमारे और चाइना के बीच में इतना बड़ा गैप है कि उस गैप को फुलफिल किए बिना हम विश्व के उन ताकतवर देशों में शामिल नहीं हो सकते, या हमारे देश की जीडीपी उस तरीके से ग्रो नहीं हो सकती। और हमने पहले भी इसकी बात की थी। हमने बताया था कि हमारे देश की जीडीपी को 25% से ग्रो कराने का पोटेंशियल हमारे देश में मौजूद है, लेकिन ज़रूरत है कि हमें लोगों को उस हिसाब से इक्विप करें। हमारी असली ताकत जो है ये हमारे देश की जनसंख्या ही है। हमारे देश के लोग हमारी असली ताकत है। आप देखिए, अगर इस देश के ये 150 करोड़ लोगों में जो हमारी युवा ताकत है, जो करीब करीब 50 करोड़ के आसपास बैठती है, इन 50 करोड़ लोगों को अगर ट्रेन किया जाए, एक एआई से संबंधित अभियान चलाया जाए और इन लोगों को ट्रेन किया जाए, इनकी कार्य दक्षता और कार्य क्षमता बढ़ाई जाए, तो ये पूरे विश्व के लिए अपना योगदान दे सकते हैं। और भारत की जो टीनी इंटरप्राइजेज हैं, भारत में जो माइक्रो इंटरप्राइजेज हैं, एंसिलरी यूनिट्स हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो मोटर कंपनीज हैं, जो कमर्शियल व्हीकल का उत्पादन करती हैं, जो पर्सनल व्हीकल का उत्पादन करती हैं,
वो सब कुछ खुद नहीं बनाती, वो असेंबलिंग करती हैं। और उनको चाहिए होता है टीनी इंडस्ट्रीज, उनको चाहिए होता है एंसिलरी इंडस्ट्रीज चाहिए होता है। और वो एंसिलरी इंडस्ट्रीज के लिए जो लोग चाहिए होते हैं वो ये लोग हो सकते हैं जिनको ट्रेन करके वहाँ पे भेजा जा सकता है। उसके लिए सरकार को कार्य करना चाहिए, कार्यशालाएं स्थापित करनी चाहिए, ऐसे केंद्र बनाने चाहिए, कौशल विकास केंद्र बनाने चाहिए। आज हम प्लम्बर्स के लिए, बिजली के मिस्त्री के लिए, इनके लिए कौशल विकास केंद्र चलाते हैं। आज आप जाइए या आपको एक इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत पड़ जाए तो आपको इलेक्ट्रिशियन नहीं मिलता है, प्लम्बर की ज़रूरत पड़े तो बड़ी मुश्किल से प्लम्बर मिलता है, और वो उसके अपनी शर्तों पर काम करता है। अच्छी बात है, अपनी शर्तों पर काम करता है। इन कौशल विकास केंद्रों को हमें इम्प्रूव करना चाहिए और उसमें ऐसे नौजवानों को लेके आना चाहिए, उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि वो इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें। आज हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं। भारत में एक नारा बन के रह गया है। आप जब कंपेयर करते हैं विश्व के बाकी देशों के साथ, आप चाइना के साथ इसको कंपेयर करके देख लीजिए, तो जो इंटरप्राइजेस लगाने में एक इंटरप्रेन्योर को भारत में सालों लग जाते हैं, कभी कभी तो 3-3 साल लग जाते हैं क्लियरेंसेस लेने में, वही इंटरप्राइज चाइना में उसको लगाने में 16 घंटे लगते हैं। क्लियरेंसेस का खेल तो आपको पता ही होगा, कैसे क्लियरेंसेस दी जाती हैं और कैसे क्लियरेंसेस मिलती हैं। पूरा नेटवर्क काम करता है इसके लिए, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, बृहद चर्चा करेंगे कहीं। बट वो जो क्लियरेंसेस दी जाती हैं उसमें टेक्निकल चीज़ें कम होती हैं, अड़चनें ज़्यादा होती हैं, उसको इंक्लूसिव नहीं रखा जाता है। वो जो जिसकी हम बात करते हैं, जो क्लियरेंस है, जैसे इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस की बात करते हैं हम, सोशल क्लियरेंसेस की बात करते हैं, लीगल क्लियरेंसेस की बात करते हैं, और भी बहुत सारे क्लियरेंसेस की बात करते हैं। ये सारे क्लियरेंसेस को जानबूझ के इंटरप्रेन्योर्स को अटकाया जाता है ताकि वो अपना काम ना कर सकें। और इसमें निश्चित रूप से वो लोग भी शामिल होते हैं जिनको काम नहीं करना होता है पर सरकार से सरकारी योजनाओं का लाभ लेना होता है। उसके लिए हमें मॉड्यूल बनाना होगा और उसके लिए भी हमें ऐसे एक्सपर्ट्स को रखना होगा जो उनको क्लियरेंसेस दिलाने के लिए इन सारी चीज़ों को तैयार करें, और वो तैयार करके और उनके लिए ये क्लियरेंसेस उनको आसानी से उपलब्ध करा दें। सरकारों को इसमें आगे आना चाहिए। जो सरकारी मशीनरी है, जो सरकारी लोग हैं, वहाँ पे बहुत बार होता है कि जिन आप विभागों में देख लीजिए, कभी कभी एक्सपर्ट रखे भी जाते हैं किसी विशेष परियोजनाओं के लिए, उनसे वो विशेष परियोजनाओं के जो एक्सपर्ट्स के काम हैं वो नहीं कराए जाते हैं, उनको बाबू बना दिया जाता है, उनसे बाबू के काम कराए जाते हैं। उनको बोला जाता है कि आप तो कुछ करते नहीं, आपकी जरूरत क्या है, ये सब क्लियरेंसेस तो ये सब नौटंकी है, ये सब तमाशा है। लेकिन इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट हमारे सोशल इकोसिस्टम पे और हमारे इकोनॉमिक इकोसिस्टम पे पड़ता है, ये ब्यूरोक्रेट्स को नहीं समझ आता है। उनको तो बस लगता है कि ये जो देश की इकोनॉमी है, उनकी तनख्वाह आ रही है, देश की इकोनॉमी चले ना चले उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों को इस दिशा में जागरूक होना चाहिए, सरकारों को आना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज को आना चाहिए और सकारात्मक कदम उठाना चाहिए। आपको शायद जानकर आश्चर्य होगा कि वियतनाम जैसा देश जिसने 20 सालों की तबाही देखी, युद्ध देखा, उसकी आबादी वेस्ट बंगाल के बराबर है, पर वेस्ट बंगाल की जीडीपी उसकी आती है। बिहार एक ऐसा राज्य है जो वियतनाम से 1.25 गुना उसकी आबादी है, लेकिन जीडीपी 1/4 है बिहार की जीडीपी वियतनाम के। उत्तर प्रदेश के हाल सुधरे हैं पर अभी भी बहुत अच्छे नहीं हैं। तो दोस्तों, ज़रूरत है कि हम एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करें और हमारे जो एमएसएमईज हैं, इन एमएसएमईज को इस बात के लिए तैयार करें कि वो अपना योगदान देश की इकोनॉमी को बढ़ाने में दे सकें, और जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं उन इन्वेस्टमेंट का उनको लाभ मिल सके।
तभी इन दोनों डील पे हमारी ठीक एक्सेस बन पाएगी, हम इनका लाभ ले पाएंगे। धन्यवाद। अगर आपको ये सब चीज़ें रोचक लगें और जानकारीपूर्ण लगें तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किन विषय पे ऐसे वीडियो चाहिए जो आपके जीवन में किसी भी तरह के सकारात्मक परिणाम ला सकते हैं। धन्यवाद।